नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट दी ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को स्टडी किया था। अब हम ट्रांसमिशन लाइन, एक इनफाइनाइट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करेंगे और देन वी विल स्टडी दी एनालिसिस ऑफ द इनफाइनाइट लाइन ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम देखें, डायग्राम में देखें 6.8 में एक इनफाइनाइट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन हम शो की हुई है, जिसमें सेंडिंग एंड पर जो वोल्टेज है वो ES अप्लाई किया है और इसमें जो करंट है सेंडिंग एंड पर दैट इज़ IS। और आगे देखें राइट हैंड साइड में जो लाइन है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है। तो द वैल्यू ऑफ IS डिपेंड्स अपॉन द लीकेज कंडक्टेंस G एंड लाइन कैपेसिटेंस C। जैसा कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कैपेसिटेंस और कंडक्टेंसेज हैं वो लाइन के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसकी वजह से कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से होता है, और उसके बीच में परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक ना होने की वजह से कंडक्टेंस होता है। तो ये IS की जो वैल्यू है वो कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस पर डिपेंड करती है। द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ES एंड करेंट IS इज नोन एज इनपुट इम्पीडेंस। तो अगर इस इनफाइनाइट लेंथ का इनपुट इम्पीडेंस निकालें तो इनपुट साइड पर जो वोल्टेज है दैट विल डिवाइडेड बाई द इनपुट करेंट। तो ZI इज इक्वल टू ES अपॉन IS, जहाँ ZI इनपुट इम्पीडेंस है, ES सेंडिंग एंड पर वोल्टेज है और IS जो है इनपुट पर करंट है। द इनपुट इम्पीडेंस ZI इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन लेंथ। तो जो इनपुट इम्पीडेंस है वो अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है और इनपुट इम्पीडेंस है दोनों बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में ZI होगा वो ZO के बराबर होगा। नो रिफ्लेक्टेड वेव एग्जिस्ट इन एन इनफाइनाइट लाइन। अगर कोई लाइन इनफाइनाइट है तो उसमें कोई रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होती। नो इलेक्ट्रिक वेव रीच्ड अप टू द अदर एंड। कोई इलेक्ट्रिक वेव दूसरे एंड तक नहीं पहुंची, हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अदर एंड। यानी दूसरे एंड से कोई भी एनर्जी रिफ्लेक्ट होने का चांस नहीं होता। द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन इज Z0। अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस काफ़ी लेक्चर्स में। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम ZO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इनपुट साइड से देखें, फिगर 6.9 का A पार्ट देखें, तो इनपुट साइड से जो 1 और 1' के बीच, पोर्ट के बीच में जो आपको इनपुट साइड में जो इम्पीडेंस दिखाई दे रहा है दैट इज ZO। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस विच इज लुकिंग फ्रॉम द इनपुट साइड। अ शॉर्ट लाइन टर्मिनेटेड इन ZO बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट लाइन। अगर हम इस लाइन को, अगर आप फिगर B देखें तो इसमें हमने इस इनफाइनाइट लाइन को एक स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, स्मॉल सेक्शन में कट कर दिया है। This short line is also behaves as a infinite line. A short line is terminated in ZO behaves as like an infinite line. अगर इस short line को अगर हम ZO से terminate कर दें तो ये भी उसी तरह से ट्रीट करेगी, उसी तरह से व्यवहार करेगी जैसे इनफाइनाइट लेंथ की लाइन की इनफाइनाइट लेंथ की लाइन करती है। There is no effect on nature of infinite line after removal of short section. यानी कि अगर हम किसी इनफाइनाइट लाइन से स्मॉल सेक्शन को हम रिमूव कर दें तब भी उस लाइन के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्रॉम एबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट अ शॉर्ट लाइन टर्मिनेटेड विद Z0 इज बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट लाइन। अगर हम 6.9 का C पार्ट देखें तो जिसमें हमने एक शॉर्ट लाइन को ZO से टर्मिनेट कर दिया है, तो ये शॉर्ट लाइन जो सेक्शन है दैट विल ऑल्सो ट्रीट एज अ इनफाइनाइट लाइन। इसका मतलब ये है कि इस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक और एनालिसिस वैसी ही होगी जैसी इनफाइनाइट लाइन की होती है। करंट एंड वोल्टेज अलोंग एन इनफाइनाइट लाइन। अब जो इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है उसमें करंट और वोल्टेजेस क्या होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने माना IS करंट एट सेंडिंग एंड ऑफ द इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन के सेंडिंग एंड पर जो करंट है वो IS है। I1 इज अ करंट एट यूनिट डिस्टेंस। सेंडिंग एंड से कुछ यूनिट डिस्टेंस पर हमने करंट मेजर की, वो हमें I1 मिलती है। I1 इज लेस देन IS। I1 की वैल्यू हमेशा IS से कम होगी, क्योंकि लाइन लॉसेस की वजह से। जब लाइन में करंट ट्रेवल करेगी तो लॉसेस की वजह से लाइन करंट रिड्यूस होगी कुछ। सम फेज शिफ्ट अकर्स इन द लाइन बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट। यानी इसकी वजह से लाइन में कुछ फेज शिफ्ट भी होगा, यानी कि जो लाइन में लॉस होगा उसके साथ साथ फेज में भी कुछ शिफ्ट होगा। अगर हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन से देखें फॉर यूनिट डिस्टेंस के लिए, तो e टू दी पावर गामा इंटू 1, डिस्टेंस हमने यूनिट रखी है 1, तो IS अपॉन I1 होगा। तो e टू दी पावर गामा इज इक्वल टू IS अपॉन
I1 e टू दी पावर गामा इज रिप्रेजेंटिंग दी प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं से। एट x यूनिट डिस्टेंस, अगर हमने पहले 1 पर डिस्टेंस पे लिया था, अब हम x पर ले रहे हैं, तो e टू दी पावर गामा x इज टू आई एस अपॉन आर, वेयर आई आर इज इक्वल टू करेंट एट x यूनिट डिस्टेंस, जहाँ पर आई आर जो है वो x डिस्टेंस पर हमने करंट पानी है। अब हम जानते हैं बिकॉज गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, गामा की जो वैल्यू है वो जे अल्फा प्लस जे बीटा होती है, जिसमें अल्फा एटीन्यूएशन कांस्टेंट को और बीटा फेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम गामा को अल्फा प्लस जे बीटा से रिप्रेजेंट कर दें तो आई एस अपॉन आई आर जो ई टू दी पावर गामा एक्स हमें मिला था वो ई टू दी पावर अल्फा प्लस जे बीटा एक्स होगा। तो आई एस अपॉन आर को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ई टू दी पावर ए एक्स लेस देन बीटा एक्स, लेस देन इट्स एंगल बीटा एक्स, तो दैट बीटा इज रिप्रेजेंटिंग फेज कांस्टेंट। तो आई आर इक्वल टू आई एस ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, आई आर की वैल्यू निकालेंगे तो ई टू दी पावर माइनस ए एक्स आई एस इन एंगल माइनस बीटा एक्स। इक्वेशन 1 इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ करंट एट एक्स यूनिट डिस्टेंस, तो ये आई आर जो है वो करंट है जो एक्स यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम सेंडिंग एंड से। सिमिलरली द वोल्टेज एट एक्स यूनिट डिस्टेंस, एक्स यूनिट डिस्टेंस पे वोल्टेज निकालेंगे तो वी आर इज इक्वल टू वी एस ई टू दी पावर माइनस ए एक्स अल्फा एक्स एंगल माइनस बीटा एक्स। तो इक्वेशन 2 इज रिप्रेजेंटिंग दी वोल्टेजेस। तो हम देखें यहाँ पर, अगर आप डायग्राम में देखें तो वोल्टेज और करंट के लिए हमने डायग्राम बनाया है, जो डिस्टेंस के साथ में द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज रेगुलरली रिड्यूसिंग। आई एस मैक्स और वी एस मैक्स की जो वैल्यू है वो रेगुलरली डिक्रीज होती चली जा रही है ड्यू टू दी लाइन लॉसेस। तो इसकी वजह से वो करंट जो है और वोल्टेज है वो रिड्यूस होते चले जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेकेंडरी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब जो सेकेंडरी पैरामीटर हमने देखे थे जिसमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेकेंडरी पैरामीटर में कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ये हमने सब डिस्कस किए था। अगर हम उनको 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, अगर फिगर देखें तो फिगर हमने एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बनाया है जिसमें आर एल सीरीज में है, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस पैरेलल में है। तो आर बाई टू एल बाई टू के दो इम्पीडेंसेस हमने लिए हैं और सी और जी का इम्पीडेंस हमने पैरेलल में लिया है। और अगर हम इसे एल यूनिट, अगर ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो हम एल मान रहे हैं इस समय, तो टोटल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस जो होंगे वो आर मल्टीप्लाइड बाई एल, आर एल, एल एल, सी एल एंड जी एल होंगे। सीरीज इंपीडेंस अगर हम निकालें तो सीरीज इंपीडेंस के लिए हम ऑलरेडी पहले इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं, जेड वन इज टू आर प्लस जे ओमेगा एल, और ये एल डिस्टेंस के लिए है तो एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड वन हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू एल। शंट इंपीडेंस जेड टू इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई टू, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, ये शंट कैपेसिटेंस के लिए है, और मल्टीप्लाइड बाई एल कर देंगे तो ये हमारे पास शंट इंपीडेंस आ जाएगा। हम जानते हैं जेड ओ की वैल्यू जेड वन स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड वन जेड टू है, तो इसमें अगर हम जेड वन और जेड टू की वैल्यू पुट कर दें तो आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, आर प्लस जे ओमेगा एल का स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर। अगर शॉर्ट सेक्शन हमने लिया है तो एल टेंस टू जीरो, हैंस दी टर्म ऑफ एल स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर इस इक्वेशन देखें क्योंकि एल टेंस टू जीरो है तो एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जेड ओ आएगा वो आर प्लस जे ओमेगा अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर द इनफाइनाइट लेंथ। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसके लिए इक्वेशन हम जानते हैं आई एस अपॉन आई आर ई टू दी पावर गामा, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, तो ये इक्वेशन हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, 1 प्लस जेड वन अपॉन टू जेड टू प्लस जेड ओ अपॉन जेड टू। टी सेक्शन के लिए हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसमें हम ई टू दी पावर गामा एल, इसे एल डिस्टेंस के लिए लेंगे तो 1 प्लस गामा एल, गामा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अप टू इनफाइनाइट। इसमें हम जेड वन जेड टू की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास आती है 4। इस इक्वेशन को हम अगर हम एक्सपेंड कर दें एक्सपोनेंशियल सीरीज के द्वारा तो ई टू दी पावर गामा एल जो 1 प्लस गामा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 प्लस इनफाइनाइट तक मिलेगी। अगर इसमें एल टेंस टू जीरो मान लें तो इसमें हायर टर्म्स जो है एल के उन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू है वो 1 प्लस गामा एल प्लस गामा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 ये आएगी। इसमें हम इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम इक्वेट कर दें तो उसमें गामा की जो वैल्यू है वो आर प्लस जे ओमेगा अंडर रूट में प्लस जे ओमेगा सी मिलेगी हमें। तो दिस इज दी प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब एटीन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू एल्फा प्लस जे बीटा,
हेंस अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू गामा की वैल्यू हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की है आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट में, इसको हमने अल्फा प्लस जे बीटा के इक्वेट कर दिया। अब हमने इक्वेशन 6 को स्क्वायर कर दिया दोनों साइड से, तो हमारे पास अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी। इससे हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2 जे अल्फा बीटा की फॉर्म में एक इक्वेशन आता है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट को अगर हम इक्वेट कर दें तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आती है आर जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी, और जो 2 अल्फा बीटा आता है वो ओमेगा एल जी प्लस आर सी। तो रियल और इमेजनरी पार्ट को हमने अलग अलग इक्वेट कर दिया है। तो गामा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। एडिंग इक्वेशन 7 और 8 इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को करेंगे तो बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन अल्फा में आ जाएगी अंडर रूट में 1/2 रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाली। इसी तरह से हम इक्वेशन 7 को 8 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर के टर्म में हमें 2 बीटा स्क्वायर की एक वैल्यू मिलेगी जिससे हम बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एटीन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट दोनों को कैलकुलेट कर लिया। नीचे देखें तो दिस इज दी अल्फा व बीटा का फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से चेंज होती है उसका एक कर्व है जो इसके ट्रेंड को शो कर रहा है। दिस इज दी रेस्पॉन्स ऑफ दी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अल्फा और बीटा के लिए है विद दी फ्रीक्वेंसी क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद हम वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट दी फेज शिफ्ट एट अ वेवलेंथ इज 2 पाई। फेज शिफ्ट वेवलेंथ पर 2 पाई है तो लेमडा बीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बीटा। वेव वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन के लिए हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एम लेमडा की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई हम पुट कर देंगे इनटू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू 2 पाई अपॉन बीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास v की वैल्यू ओमेगा अपॉन बीटा आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।